हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत है एम क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी और इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज इसकी ये सेकंड क्लास है। उसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। उसमें हमने पढ़ लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बाद जहांगीर के बारे में देखा, प्रेसिडेंसियों की स्थापना के कहाँ पर हुई वो सभी समझा, और 1726 के चार्टर तक पढ़ा था हमने पहली क्लास में। थोड़ा था हमने बंगाल पर, तो बंगाल से आज पढ़ेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको जा करके देख सकते हो, और कॉपी पेन ले करके बैठो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो नोट करते जाना। ठीक है, आज हम बंगाल से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक चलेगी क्लास अच्छे से समझना। तो देखो, आज का पहला टॉपिक है बंगाल के बारे में। देखो, बंगाल काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, और अपने यानी समझ सकते हो जितनी भी अधिकतर गतिविधियां हुई हैं अंग्रेजों के माध्यम से, तो सभी स्टार्टिंग में बंगाल में ही हुई हैं। ठीक है, तो देखो 1700 एडी में औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद कुली खां, औरंगजेब औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का सूबेदार। देखो, सूबेदार किसे कहते थे? यानी जो सूबे होते थे, यानी प्रांत जो होते थे, जिस यानी जहाँ का जो जिस सूबे का सूबेदार बना दिया जाता था उसी को सूबेदार कहते थे। ठीक है, याद रखना। और देखो, उस टाइम जो बंगाल था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी थी उस टाइम ढाका। वर्तमान का ये बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन याद रखना, जब तक विभाजन नहीं हुआ था बांग्लादेश उसका बंगाल का, तो बांग्लादेश भी बंगाल में ही शामिल होता था। जो भारत का बंगाल है उससे भी ज्यादा है बंगाल बांग्लादेश में। ठीक है, और देखो 1707 में सभी को पता होगा, 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। और इसी की मृत्यु के बाद देखो, ये जो मुगल मुगल वंश था ये कमजोर होता गया था, क्योंकि जब जब तक ये औरंगजेब था तो काफी शक्तिशाली था। इसकी कुछ नीतियां जो थी ये कट्टरपंथी था। काफी इसने यानी कह सकते हो दमन सा किया, तो उसी वजह से ये भी कारण हुआ है इसका, इसके पतन का। ठीक है, आगे देखो फिर 1713 ईस्वी में, यानी 1713 एडी में मुर्शीद कुली खान ने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ये अब तक तो सूबेदार था, लेकिन अब ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1713 में स्वतंत्र शासक बन गया था। याद रखना, स्वतंत्र स्वतंत्र शासक बन गया था। और इसने सबसे पहला कार्य किया था अपनी राजधानी बदलने का। यानी कहाँ से कहाँ की थी इसने? ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। और पूछा जा सकता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो यह था मुर्शीद कुली खान। याद रखना, पहला नवाब, प्रथम नवाब। कब से कब तक रहा था ये? 1713 से 1727 तक। ठीक है, पहला नवाब था। इसके बाद फिर अगला नवाब कौन बना था? अगला नवाब बना, ये बना था सुजाउद्दीन। ये बना था 1727 से लेकर के 1739 तक। ठीक है, और फिर इसके बाद बना था सरफराज खान, सरफराज खान। ठीक है, ये कब से कब तक रहा था? 1739 से 40 तक, ये एक वर्ष रहा था मात्र। ठीक है, सरफराज खान। देखो, सरफराज खान जो था इसी का सेनापति कौन था? अलीवर्दी खान था।
अलीवर्दी खान सरफराज खान का सेनापति था, लेकिन इसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसी के बाद फिर जब विद्रोह कर दिया इसने अलीवर्दी खान ने, तो इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था 1740 में। कौन सा? घेरिया का युद्ध पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। घेरिया का युद्ध सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच। ठीक है, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। ठीक है, इसमें विजयी हुआ था अलीवर्दी खान, और फिर अगला नवाब बन गया, क्योंकि इसने इसको हरा दिया तो अगला नवाब बन गया। देखो, अलीवर्दी खान ये कब से कब तक रहा? 1740 से लेकर के 1756 तक रहा था, याद रखना। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक रहा था ये। और याद रखना, अलीवर्दी खान के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि बंगाल का सबसे महान नवाब किसको कहा जाता है? तो अलीवर्दी खान को ही बंगाल का सबसे महान नवाब कहा जाता है, नवाब कहा जाता है। ठीक है, और इसी के द्वारा कहा गया था अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान, इसी ने बताया था, मधुमक्खी के समान। ठीक है, और इसने यह कहा था कि अगर अंग्रेजों को छेड़ा गया तो ये डंक मारेंगे, यानी काफी हानि पहुंचाएंगे, अगर इनके साथ सही से रखा गया तो ये हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पोता जो था, इसका नाम था सिराजुद्दौला, और काफी फेमस है सिराजुद्दौला। इसके बारे में काफी पूछा जाता है। ठीक है, ये अगला नवाब बना था, और याद रखना मात्र 23 वर्ष की आयु में बना था ये। जब ये नवाब बना सिराजुद्दौला, कितनी उम्र थी इसकी? 23 वर्ष। और 1756 में बना था, और 1757 तक रहा था। प्लासी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी के टाइम में देखो काफी फेमस है सिराजुद्दौला। एक है शुजाउद्दौला, वो अवध का नवाब है, ये है सिराजुद्दौला, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, इसी के टाइम में अंग्रेजों के द्वारा तो कलकत्ता की किलाबंदी की गई थी। ठीक है, कलकत्ता की किलाबंदी अंग्रेजों ने की, और कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम इसका भी निर्माण किया गया। कहां पर? कलकत्ता में। और देखो, इसी के टाइम में फ्रांसीसियों के द्वारा भी किलाबंदी की गई थी। फ्रांसीसियों, थोड़ा गलत लिख जाए तो, फ्रांसीसियों के द्वारा भी किलाबंदी की गई थी। कहां पर की गई थी? चंद्रनगर की। ठीक है, अंग्रेजों ने तो किलाबंदी की फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता की, और फ्रांसीसियों ने की थी चंद्रनगर की। आगे देखते हैं। देखो, फिर इसी के बाद ये जब खबर सिराजुद्दौला ने सुनी कि अंग्रेजों ने कलकत्ता की वो किलाबंदी कर दी है, और चंद्रनगर की फ्रांसीसियों ने, उसने इन सभी को संदेशा भिजवाया था कि आप किलाबंदी मत कीजिए, इसे छोड़िए, यहाँ पर हम नवाब हैं, हमारा अधिकार चलता है। लेकिन उन्होंने इसकी एक भी नहीं सुनी। तो फिर मजबूर होकर के सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का एक कासिम बाजार था, उस पर आक्रमण किया था। कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार पर आक्रमण किया था, और इसमें अंग्रेजों को पराजित भी किया था उसने। ठीक है, फिर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद कलकत्ता का नाम इसने क्या रख दिया? याद रखना, अली नगर। अली नगर किसका नाम है? कलकत्ता का। और ये किसके द्वारा रखा गया पूछा जा सकता है? सिराजुद्दौला के द्वारा। और इसने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, और एक चीज और बता रहा हूं इसके बारे में, महत्वपूर्ण घटना ये पूछी जाती है, काफी स्टार लगा लो उस। ठीक है, और उसका टाइम याद रख लेना, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम में ही यह घटना हुई है। ठीक है, विलियम के अंदर ही हुई थी यह घटना, और इस घटना को जाना जाता है काल कोठरी के नाम से। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजडी। ठीक है, ट्रेजडी के नाम से
ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। और देखो ये जो घटना हुई थी ना, इसमें इसने कुल 146 अंग्रेजों को उस कोठरी में बंद कर दिया था, और 2 दिन तक उस कोठरी को नहीं खोला था। 2 दिन बाद खोली थी ये कोठरी, और 2 दिन बाद जब इस कोठरी को खोला तो इसमें कुल 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी इसमें, और जो जीवित बचे थे वो मात्र 23 बचे। और इसमें से एक अंग्रेज महत्वपूर्ण था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। ठीक है, और इसने इस घटना को देखा था, और इसके साथ घटित भी हुई, और इसको लिखा भी था इसने आगे। ठीक, ठीक है, आगे देखो। देखो फिर जब ये घटना हो गई, काफी बड़ी घटना थी, यानी 123 अंग्रेज यानी 123 व्यक्तियों की कहीं पर मृत्यु हो जाए तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी घटना हो सकती है। फिर इसकी खबर मद्रास पहुंची, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, इन दोनों के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसने आक्रमण किया सिराजुद्दौला पर, और फिर सिराजुद्दौला को पराजित भी किया था। आप सभी को पता होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कौन सा? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई थी? अलीनगर की संधि, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता का नाम इसने सिराजुद्दौला के द्वारा अलीनगर कर दिया गया था ना, तो इसी वजह से कह सकते हो इसे अलीनगर की संधि। ठीक है, और इस संधि के तहत कुछ शर्तें दी गई, शर्तें हुई जिनको सिराजुद्दौला को मानना पड़ा था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को कलकत्ता की जो किलाबंदी पहले कर रहे थे, सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, तो फिर हराने के बाद इसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसमें शर्त हुई कि अंग्रेज कलकत्ता की किलाबंदी कर सकते हैं। ठीक है, और जो अंग्रेजों के जो अधिकार में ले लिए थे सिराजुद्दौला ने, जो क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार वापस कर दिया, अंग्रेजों को दे दिए गए। देखो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊं मैं आप सभी को, रॉबर्ट क्लाइव इतना, यानी कह सकते हो इतना तेज व्यक्ति था, इतना होशियार था कि वो इतने से खुश नहीं होने वाला था। उसकी तो नजर जो थी वो बंगाल के सिंहासन पर थी, यानी बंगाल को पूरे बंगाल को अधिकार में लेना चाहता था, और इसी वजह से फिर आगे चल करके उसने इस पर आक्रमण कर दिया। और देखो इसका, देखो मैंने पहले बता दिया ये प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसे दोबारा समझो, ये प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, कि इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर जाफर, और एक और दूसरा मंत्री था जिसका नाम था राय दुर्लभ। इन दोनों को अपने पक्ष में ले लिया था। ठीक है, अपने पक्ष में रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों को मिला लिया, और इन दोनों ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिस वजह से फिर युद्ध लड़ा गया था प्लासी का। और ये युद्ध जो था ना काफी महत्वपूर्ण हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, और ये जो अलीनगर की संधि थी इससे पहले ही हो चुकी थी, थोड़ा इसे मैं जल्दी में बोल गया हूँ, इसे आप मैनेज कर लेना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हुआ था अंग्रेजों के लिए ये युद्ध जो था। ठीक है, और देखो आगे, इससे अंग्रेजों की स्थिति जो थी काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। पहले तो ये व्यापारी बन करके आए थे, अब शासन करना भी स्टार्ट कर दिया था, और पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार हो गया था। ठीक है, और देखो सिराजुद्दौला नवाब बना था 1756 में, मैंने बताया था 23 वर्ष की आयु में, और 1757 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला की जो मृत्यु हुई थी तब कितनी उम्र का था, तो मात्र 24 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, यानी हत्या कर दी गई थी। और फिर इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया गया किसको? मीर जाफर को। और देखो नवाब, ठीक है, और याद रखना जब तक ये नवाब रहा, कब तक रहा? जब तक ये अंग्रेजों का खिदमतदार बन करके रहा था। जैसे ही इसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की या उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, और फिर नवाब किसको बना दिया? इसी का दामाद था, दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया था। और ये कब से कब तक रहा था? 1760 से 1700 कब तक? 63 तक रहा था। ठीक है, 3 वर्ष रहा था। और इसने पहला कार्य किया था, अपनी राजधानी कहां से कहां की थी? राजधानी मुर्शिदाबाद से
मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। और ये अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, उनको ये भलीभांति समझता था, और ये अंग्रेजों को भगाने की योजनाएं भी बना रहा था। और इसने ये सोच लिया था कि अंग्रेजों को अभी नहीं भगाया गया तो ये फिर कभी नहीं जाएंगे, ये समझ लो। तो ये अंग्रेजों को भगाने की योजनाएं बनाने लगा, और उनसे, यानी समझ सकते हो, भगाने की योजनाएं बनाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो किसी ना किसी तरह से पता ही चल जाता है अंग्रेजों को, इसके बारे में पता चल गया, और इस वजह से अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण कर दिया था, और इसे मजबूर होकर के बंगाल को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ये फिर बंगाल से गया था सबसे पहले अवध। अवध का नवाब था, क्या नाम था उसका? नवाब, उसका नाम था, मैंने बताया था अभी, सुजा-उद-दौला। देखो, सिराजुद्दौला तो हुआ है बंगाल का नवाब, लेकिन ये जो सुजा-उद-दौला है, ये कहाँ का नवाब हुआ? अवध का। और उसी टाइम जो नवाब था, तो नवाब तो ये था अवध का, सुजा-उद-दौला, लेकिन मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड था, मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, याद रख लेना, शाह आलम सेकंड। ये दोनों से दोनों के पास गया मीर कासिम, और खुद भी, यानी मीर कासिम भी लिख लो, मीर कासिम। ठीक है, ये तीनों एक साइड से लड़े थे, संयुक्त रूप से इन तीनों की सेनाएं लड़ी, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और इन इन दोनों के मध्य युद्ध कौन सा लड़ा गया? 1764 में ये लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक है, याद रखना। और इसमें मुनरो के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को भी हरा दिया गया था। और समझ सकते हो कि संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्र था संपूर्ण, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी ये इलाहाबाद की संधि? 1765 में। देखो, पूछा जा सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। फिर इस युद्ध के ठीक बाद हुई थी इलाहाबाद संधि। ठीक है, इसी के तहत पूरे बंगाल पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। ठीक है, और देखो, और आगे क्या देखते हैं? युद्ध के टाइम कोई बता सकता है? ये जवाब आपको बताना है कि जो बक्सर का युद्ध हो रहा था उस टाइम, अवध, उसका बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब कौन था? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, और मीर के बाद कौन बना था ये भी बताना है। युद्ध के टाइम कौन था और बाद में कौन था। ठीक है, और देखो, गवर्नर बता दूं मैं आपको, बंगाल का गवर्नर कौन था इस टाइम? गवर्नर, याद रखना, ये था हेनरी वेंसी स्टार्ट। और देखो, रॉबर्ट क्लाइव को सभी को पता होगा, फिर दोबारा से कब तक? 1765 से लेकर के 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव, और याद रखना, इसी के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था। और ये कब तक चला था? 1772 तक। और इसी को कहा जाता है ये, यानी 1765 से लेकर के 1772 तक कितना टाइम हुआ? 7 वर्ष। 7 वर्ष जो थे, इसी टाइम को कहा जाता है बंगाल की लूट। यानी जो बंगाल था, इतना समृद्ध क्षेत्र था, उसको इसने कंगाल बना दिया था 7 वर्ष में। इतनी लूट की थी बंगाल की। आगे देखो, देखो इसमें टैक्स, ये जो द्वैध शासन था, इसमें क्या लगाया गया था? इसके तहत एक जो टैक्स जो था, एक तो डायरेक्ट कंपनी को दिया जाता था। ठीक है, और उसका कुछ भाग जो था वहां का मंत्री होता था, वो लेता था, और वो भी उसका अधिक भाग डायरेक्ट फिर कंपनी को दे देता था। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, तो 7 वर्षों में मैंने बता दिया, काफी गरीब बना दिया था इसको, समृद्ध क्षेत्र को।
और देखो जब इसको कह सकते हो अंग्रेजों ने काफी लूट की थी इस क्षेत्र की, बंगाल की, तो यूरोप में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था ब्रिटेन को। और फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ईस्ट इंडिया के शासन में हम हस्तक्षेप करेंगे। पहले हस्तक्षेप नहीं करते थे लेकिन अब हस्तक्षेप करेंगे, और जो कानून और जो नियम वगैरह जो थे वो हम बना करके भेजेंगे, और उसी के अनुसार जो है कंपनी काम करेगी। ये सभी घोषणाएं हो गई थी, ठीक है, समझ सकते हो। और देखो आगे देखो, फिर इसी की वजह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया था कि सबसे पहले तो द्वैत शासन को खत्म किया जाए। द्वैत शासन यानी खत्म कर दिया गया। और इसी के तहत 1772 में, याद रखना ये महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, 1772 में बंगाल में गवर्नर बना करके किसको भेजा था? गवर्नर, ये भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग, और इसने आते ही द्वैत शासन हटा दिया था, ठीक है। और दोस्तों देखो, अब तक हमने ये कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, लेकिन यहीं से अब आगे स्टार्ट होगा जो कंपनी का शासन होगा। दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे कंपनी का शासन पढ़ेंगे हम 1757 से लेकर के 1857 तक, जब तक वो युद्ध हुआ था, क्रांति जो हुई थी 1857 की, तब तक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्राउन का शासन, वो 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो भागों में अच्छे से समझेंगे। शायद कोशिश करूंगा अगली एक क्लास में हो जाए, एक में नहीं तो दो क्लास में कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो लाइक शेयर भी कर दो, और कमेंट बॉक्स में बता दो कैसी लगी क्लास आप सभी को। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक बाय।